हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम सैलरी इनकम को कैलकुलेट करना सीखेंगे। देखिए, हमने असेसमेंट ईयर 24-25 के अकॉर्डिंग जितने भी इनकम अंडर हेड सैलरी, यानी जो हमारा पहला हेड है इनकम टैक्स के अंदर, उसके अंदर जितने भी मेन कंसेप्ट न्यूमेरिकल करने से पहले ज़रूरी होते हैं वो सारी बातें हमने कर ली थी। और न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम के अनुसार जो जो चेंजेस आए थे वो भी हमने बातें कर ली थी। तो आज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर के, जिससे आपको सैलरी इनकम कैसे कैलकुलेट होती है उसके बारे में पता चल जाएगा। तो दो न्यूमेरिकल्स करेंगे इस पहली वीडियो के अंदर, देन उसके बाद अनदर 2-3 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करके 5-6 न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको ये चैप्टर अच्छे से बता दिया जाएगा कि सैलरी इनकम कैसे निकाली जाती है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको ज़्यादातर फोकस करने हैं। तो चलिए पहले न्यूमेरिकल को शुरू करते हैं और समझते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी न्यू रिजीम के अंदर कैसे निकाली जाती है। शुरू करने से पहले अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई इकमत सब्जेक्ट से रिगार्डिंग नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल पे भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, लिंक आपको चैनल्स का वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो ऑनलाइन क्लासेस भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। डिटेल्स आपको क्लासेस की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। हाँ जी दोस्तों, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है सैलरी इनकम कैलकुलेट करने के लिए। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर फाइंड आउट द सैलरी इनकम अंडर द न्यू टैक्स रिजीम ऑफ द मिसेस बबीता वर्किंग एट केरल। केरल में मिसेस बबीता अपना काम कर रही है यानी वर्किंग कर रही है, तो वहाँ पे नई टैक्स रिजीम के अनुसार उनको जो सैलरी मिल रही है अपने एम्प्लॉयर से, हमने वो निकालनी है। और केरल की साथ में आपको पॉपुलेशन बता दिया कि 2001 सेंसस के हिसाब से और 2011 सेंसस के हिसाब से कितनी पॉपुलेशन है, राइट। और ये चीज़ आपको पता है कि जब आप RFA यानी जब आप परकेसेट नंबर 1 जो हमारा था रेंट फ्री अकोमोडेशन वाला, उसके लिए हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो आगे जाकर आपको वो भी देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहली बात आती है सैलरी दी गई है आपको, तो देखो मैं 1 बाय 1 सारी चीज़ें करूँगा। 1 बाय 1 हर चीज़ को लिख कर आपको बताऊँगा कि किसकी क्या क्या एग्जाम्पशन है और क्या क्या आपने उसका करना है। कोई पर्टिकुलरली फॉर्मेट नहीं है, सारी चीज़ों को हमने देखना है कि ऐड करना है कि लेस करना है और कितनी एग्जाम्पशन मिलेगी, बस इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कशन की जाएगी। तो सबसे पहले देखिए सैलरी के बारे में आपको दिया है कि सैलरी 12,000 पर मंथ दी जाती है। ये जो सैलरी आपको यहाँ लिख कर दिया है, दिस इज़ अ बेसिक सैलरी दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू मिसेस बबीता। तो बेसिक सैलरी कितनी मिल रही है मिसेस बबीता को? 12,000 रुपये पर महीना, जो कि हमने पूरे साल की कैलकुलेट करनी है तो मल्टीप्लाई बाय 12 ज़रूर कर दिया जाएगा, ठीक है जी। सेकंड है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस एक तरीके से कह लो 100% ही मिल रहा है आपको पूरी सैलरी का। कौन सी सैलरी का? बेसिक सैलरी का, ठीक है। तो जितनी बेसिक सैलरी होगी उसका पूरा का पूरा सेम एज इट इज़ अमाउंट आपके डियरनेस अलाउंस में आ जाएगी। पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डियरनेस अलाउंस उन्होंने लिख कर नहीं दिया, तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि नॉट फॉर रिटायरमेंट। हम ये लिख रहे हैं, यानी हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये रिटायरमेंट पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ किया जाएगा। लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि इसको नहीं यूज़ किया जाएगा, ठीक है जी। अब इसके बाद आगे देखते हैं एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अगला पॉइंट क्या है? एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कितने परसेंट के बराबर है? 14% ऑफ द सैलरी। तो ध्यान रखिएगा यहाँ कि कॉन्ट्रीब्यूशन, सॉरी यहाँ पे देखिएगा नीचे लिख रहा हूँ मैं, कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉयर इन RPF ऑफ एम्प्लॉई, मतलब इन RPF ऑफ एम्प्लॉई कितने परसेंट है? 14%। अब ध्यान दीजिएगा 14% तो ले लिया हमने किसका? सैलरी का। अब सैलरी का मतलब जब हम निकालते हैं प्रोविडेंट फंड की कैलकुलेशन के लिए, तो उसका मतलब क्या समझते हो आप? कि सैलरी के डेफिनेशन में बेसिक सैलरी आ जाएगी, डियरनेस अलाउंस रिटायरमेंट के लिए जितना भी होगा वो आ जाएगा, प्लस कोई अगर परसेंटेज कमीशन आपको मिलती है आपके सेल के ऊपर, फिक्स्ड परसेंटेज कमीशन आपको मिलती है, तो वो भी आपकी सैलरी का पार्ट माना जाएगा जब आप प्रोविडेंट फंड की कैलकुलेशन कर रहे हो। तो इस सैलरी, मतलब ये जो सैलरी हम निकालेंगे उसका 14% हमने यहाँ निकालना है। अब आपके माइंड में आएगा सर बेसिक सैलरी तो चलो क्वेश्चन में गिवन है, डियरनेस अलाउंस भी गिवन है, पर वो नॉट फॉर रिटायरमेंट पर्पस था, मैंने बता दिया, तो वो नहीं आएगा।
ना ही आपको परसेंटेज कमीशन दिया है। तो इसका मतलब जो 14% लिया जाएगा वो किस चीज़ का लिया जाएगा, वो बेसिक सैलरी का लिया जाएगा। तो बेसिक सैलरी का 14% कितना बन गया, 20,160 रुपये, राइट। लेकिन अब आपको याद होना चाहिए, मैंने इसको मेन कॉलम में नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आपको सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग एग्जेम्पशन दी जाती है प्रोविडेंट फंड के अंदर। एग्जेम्पशन दी जाती है आरपीएफ के अंदर कि जब एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के आरपीएफ में पैसा डालता है तो उस एम्प्लॉय को 12% तक क्या मिलती है, यानी 12% सैलरी का क्या मिल जाता है, एग्जेम्पशन मिल जाती है। तो जिस चीज़ का आपने 14% किया उसी बेसिक सैलरी का 12% करके जितना बनता है वो लिख लिया हमने, और जितना भी आपका बैलेंस आ जाएगा या रिमेनिंग बच जाएगा वो आपकी टैक्सेबल अमाउंट माना जाएगा। मींस उसको टोटल इनकम का पार्ट, टोटल सैलरी इनकम का पार्ट माना जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया कि जो रिमेनिंग बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। यानी वैसे 20,160 रुपये होना था, पर क्योंकि आपको पता है बीच में एग्जेम्पशन मिलती है तो एग्जेम्पशन की वजह से 17,280 रुपीज़ बीच में से क्या हो गए, लेस हो गए। क्या हो गए, लेस हो गए। ठीक है जी, चलिए उसके बाद अगला पॉइंट है आपके पास, नेक्स्ट है रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, जिसका रेंट आपको 80,000 दिया गया है। अब ये जब भी दिया जाता है रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, इसकी बहुत सारी एडजस्टमेंट्स हमने करनी होती हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को हमेशा आखिर में किया करो। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमेशा आपने आखिर में करना है, यानी सारे पॉइंट करने के बाद। आई जस्ट गिव यू द सजेशन ताकि आपका आंसर सही निकल के आए। अब उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड बैलेंस। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंट्रीब्यूशन किया गया है ना उसी के ऊपर एम्प्लॉय को क्या मिला, इंटरेस्ट मिला, और वो इंटरेस्ट कितना मिला, 13% के बराबर मिला। और कितनी अमाउंट में मिला, 3900 में मिला। अब ध्यान दीजिएगा ज़रा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा ज़रा यहाँ पे, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। पहले तो ये लीजिए, पहले तो यहाँ तक आपका हो गया कवर। अब इंटरेस्ट कितना मिला, 3900 का इंटरेस्ट मिला। क्योंकि कंट्रीब्यूशन 12% तक एग्जेम्प्टेड है तो आपको एग्जेम्पशन इंटरेस्ट में भी दी जाती है। सेक्शन 10 कहता है कि इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ 9.5% तक क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब मुझे ये ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ 13% कितने परसेंट के बराबर, सॉरी 13% में कितनी वैल्यू आई आपकी, 3900। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 9.5% एग्जेम्प्ट करना चाहते हैं तो कैसे वैल्यू निकालेंगे, 3900 आपको दिया गया था कितने परसेंट वैल्यू पे, 13% की वैल्यू पे, तो डिवाइड बाय 13% कर दिया जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय 9.5% यानी 9.5 कर दिया जाएगा। तो जहाँ से आ रहे हो उसको डिवाइड कर दो, जहाँ पे जाना है मीन्स जिस चीज़ को कैलकुलेट करना है उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 9.5% से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो आपका कितना बन गया, 2850। तो बस जितना इन दोनों का रिमेनिंग बच जाएगा वो आपका टैक्सेबल इंटरेस्ट इनकम माना जाएगा, मींस टैक्सेबल आरपीएफ के इंटरेस्ट माना जाएगा। आई होप आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा। अब अगला है शी पेड दी प्रोफेशनल टैक्स। मैंने आपको परकेसेट का कंसेप्ट करवाया था और ये बताया था कि परकेसेट का मतलब क्या होता है, जब एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई इंसेंटिव या बेनिफिट देता है। तो यहाँ पे तो मिसेस बबीता ने अपना प्रोफेशनल टैक्स खुद ही पे कर दिया है, तो एम्प्लॉयर की इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना इसमें। इसका मतलब क्या निकला कि ये एक बेनिफिट नहीं है एक एम्प्लॉय के लिए। अगर ये एक बेनिफिट नहीं है तो ये कैलकुलेशन के पार्ट में नहीं आएगा, यानी इसको कैलकुलेशन का पार्ट नहीं बनाया जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए आगे दिया गया उसको कुछ अलाउंस, मिसेस बबीता को कुछ एक अलाउंस भी मिला। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था स्विफ्ट डिपोर्ट नाम की एक फुल फॉर्म बताई थी, जिसमें F4 क्या था, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, और वो किस चीज़ की आपकी थी वैसे वो फुल फॉर्म, फुली टैक्सेबल अलाउंस। तो अगर आप किसी मतलब आपके एम्प्लॉय को फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस दिया जाता है तो स्विफ्ट डिपोर्ट नाम का, जब मैंने अपनी वीडियो में कंसेप्ट बताया था तो वो लर्निंग कंसेप्ट आपको क्या बताता है कि जो ये फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस है ये फुली टैक्सेबल अलाउंस है। फुली टैक्सेबल अलाउंस का मतलब जितनी अमाउंट एक एम्प्लॉय को मिल गई वो उसकी टोटल सैलरी इनकम का पार्ट एज इट इज़ बन जाएगी। तो 500 पर मंथ था, इंटू 12 करके पूरे साल की वैल्यू 6000 रुपये बन जाती है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। कार, आगे कार दी गई। अब ये ध्यान दीजिएगा, मैंने कार परकेसेट को बहुत अच्छे से क्लियर करके बहुत सारे केसेस के अंदर आपको समझाया था। और मैंने जब आपको वीडियो में बताया था तो मैंने ये बताया था कि कार दो तरीके की दी जाती है।
एक छोटी कार होती है, एक बड़ी कार होती है। तो आपको छोटी कार का 1800 पर मंथ लेना है एज अ वैल्यू ऑफ परक्विजिट, और बड़ी कार का 2400 लेना होता है पर मंथ। तो कार पर्क के केस में अब ध्यान दीजिएगा क्या हुआ यहाँ पे, एम्प्लॉय को दी गई है कार, किसकी कार है, एम्प्लॉयर की कार है, और एम्प्लॉयर ने ही सारे खर्चे किए हैं। तो उस केस में कार कौन सी है, 1.4 लीटर। इसका मतलब है 1.6 लीटर से कम वाली कार है ना, तो ये छोटी कार दी गई है। छोटी कार वो होती है जो 1.6 लीटर से कम होती है, तो इसका मतलब ये छोटी कार दी गई है। तो इसका मतलब 1800 पर मंथ यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, चार्जेबल कर दिया जाएगा, मीन्स वैल्यू ऑफ परक्विजिट मान ली जाएगी। ठीक है जी, तो 1800 पर मंथ मानी जाएगी। लेकिन ध्यान से पढ़ लो ऊपर ज़रा कि इन चीज़ों को दोनों पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो दोनों पर्पज़ के लिए ही मैंने ये आपको रूल बताया है, और दोनों पर्पज़ में आपने 11 महीने यूज़ करा। तो 11 महीने यूज़ करने का मतलब हुआ मल्टीप्लाई बाय 12 नहीं, मल्टीप्लाई बाय 11 मंथ किया जाएगा। कार परक्विजिट अगर आपको याद हो, एम्प्लॉयर ने कार दी एम्प्लॉय को दोनों कामों के लिए, तो 1800 पर मंथ एज अ वैल्यू ऑफ परक्विजिट माना जाएगा, और जितने महीने यूज़ किया गया उतने महीने से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके आगे पॉइंट आता है। अब देखो यहाँ तक हो गया ना सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। बचा कौन सा, रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। इसकी कैलकुलेशन आपको अलग से करनी पड़ेगी। तो RFA परक्विजिट जो आपको मिला था ना, RFA का पर्क जो आपको मिला था अनफर्निश्ड केस में, इसमें आपको याद होना चाहिए मैंने आपको कैसे कैलकुलेशन करवाई थी, सेपरेट वीडियो डाली थी, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी सारी वीडियोस। इनकम टैक्स की 24-25 असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, सारे चैप्टर्स की वहाँ कंसेप्ट वाइज वीडियो डल जाती हैं। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल्स करवाए जाते हैं, तो पहले कंसेप्ट समझ के आ सकते हो। लेकिन फिर भी एक बार दोबारा ओवरव्यू दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अनफर्निश्ड रेंट फ्री अकोमोडेशन अगर आपको मिलता है तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये ना नया रूल आया था कि 23-24 के लिए स्पेशली, 23-24 प्रीवियस ईयर के लिए स्पेशली, अगर घर कौन है, मतलब अगर घर एम्प्लॉयर का है, किसका घर है, एम्प्लॉयर का। अब क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं दिया था कि घर किसका है, तो हम एज्यूम करेंगे कि घर किसका है, एम्प्लॉयर का है, जो उसने एम्प्लॉय को रहने के लिए दे दिया है। अब एम्प्लॉयर ने अपना घर एम्प्लॉय को रहने के लिए दिया, तो नए रूल के हिसाब से ये बोला जाता था कि पुराना रूल क्या है, ध्यान से सुनिएगा, कि आपको मैंने बताया था जब एम्प्लॉयर का अपना घर है तो पॉपुलेशन हिसाब से कैलकुलेशन की जाएगी। तो पॉपुलेशन ऊपर आपको दे दी है ना, तो ये पॉपुलेशन क्राइटेरिया आपका कौन सा है, तो मैंने आपको बताया था कि पॉपुलेशन क्राइटेरिया ओल्ड रूल के हिसाब से पहले 5 महीने के लिए अलग पॉपुलेशन क्राइटेरिया होता है, और अगले 7 मंथ के लिए अलग पॉपुलेशन क्राइटेरिया रहता है। पहले 5 महीने के लिए मैंने आपको कौन सा रूल बताया था कि अगर आपकी पॉपुलेशन 10 लाख से कम है, मतलब अगर आपके एरिया की पॉपुलेशन 10 लाख से कम है, 10 से लेकर 25 लाख तक है, और 25 लाख से ज़्यादा है, तो उस केस में आपको कितने कितने परसेंट बोला गया था, 7.5% बोला गया था पहले नंबर पे। सैलरी का 7.5% लेना था आपने, ये लीजिए, ठीक है जी, सैलरी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। और उसके बाद 10% ऑफ सैलरी आ जाएगा, और फिर उसके बाद 15% ऑफ सैलरी आ जाएगा। ये केसेस आ, मतलब ये जो सैलरी की वर्डिंग लिख रहा हूँ मैं, इसको परक्विजिट वैल्यू माना जाएगा, यानी पर्क की वैल्यू क्या बनेगी, इतनी वैल्यू बनेगी, ठीक है। लेकिन जब 7 मंथ केस आया ना, तो ये नई पॉपुलेशन आ गई। तो नई पॉपुलेशन में क्या हुआ, 10 लाख की पॉपुलेशन बदल कर कितनी हो चुकी थी, सीधे ही 15 लाख हो चुकी थी। 15 लाख से कम क्या हुआ था, 15 लाख से कम हो गई वैल्यू। फिर उसके बाद 15 से 40 लाख के बीच में रेंज आती थी, फिर 40 लाख से ज़्यादा वाली रेंज आती थी। और परसेंटेज भी चेंज हो गई कि अगर आपकी पॉपुलेशन 15 लाख से कम है तो कितने परसेंट लिया जाएगा, 5%। उसके बाद 7.5% सैलरी का, पहले 5% लिया जाएगा, ठीक है जी, पहले 5% सैलरी का लिया जाएगा, फिर 7.5% लिया जाएगा, और देन उसके बाद 10% लिया जाएगा। मींस इसमें 15% की सैलरी अमाउंट को, पर्क की वैल्यू को क्या कर दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था, ठीक है जी। अब इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हुए आप देखोगे यहाँ पे मैंने पर्क की वैल्यू क्या बनाई हुई है, 10% ऑफ सैलरी इस रेंज के हिसाब से, और 7.5% इस रेंज के हिसाब से। मतलब 5 महीने के लिए ये बनाया हुआ है और 7 महीने के लिए इसको बनाया हुआ है। ऐसा क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन पहले थी आपकी, यहाँ लिखा हुआ है 11 लाख रुपए, और जब 2011 के सेंसस के हिसाब से 32 लाख हो गई। तो दोनों की दोनों रेंज इस लाइन में, इस यहाँ पे लाइन करती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आपको पहले 5 महीने के लिए सैलरी का 10% लेना पड़ेगा, अगले 7 महीनों के लिए 7.5%
लेना पड़ेगा। तो जल्दी से कैलकुलेशन कर देते हैं। तो देखिए ज़रा, सबसे पहले अब सैलरी का मतलब क्या है, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जब भी आप पर कैसेट की वैल्यू कैलकुलेशन करोगे तो वहाँ पे सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस रिटायरमेंट पर्पज़ के लिए, कमीशन कोई भी हो चलेगा, बोनस कोई भी हो चलेगा, फीस कोई भी हो चलेगी, अलाउंसेस टैक्सेबल होने चाहिए, बस इतनी सी बात है। ठीक है, या कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट भी बीच में आ जाएगा। तो ज़रा जल्दी से देखते हैं इन चीज़ों को। तो सबसे पहले क्या आ जाएगी आपकी बेसिक सैलरी। सबसे पहले क्या आ जाएगी आपकी बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी में आपके पास कितनी थी, 144 की अमाउंट, ये लीजिए 1,44,000 पूरी की पूरी वैल्यू आ गई। मैंने 12 महीने की सैलरी कैलकुलेट करी है सबसे पहले तो। ठीक है, तो 12 महीने की सैलरी कैलकुलेशन हो रही है यहाँ पे। उसके बाद अब डीएनएस अलाउंस नहीं लेना, सर हमने डीएनएस अलाउंस नहीं लेना क्योंकि वो हमें नहीं दिया। कमीशन हमारे क्वेश्चन में था नहीं, बोनस हमारे क्वेश्चन में था नहीं। अब चेक करो इसमें कितने अलाउंसेस थे हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ एक अलाउंस था जो फुली टैक्सेबल था, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। तो बस उसको ले लिया जाएगा, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। हमने आरपीएफ वगैरह भी कुछ भी नहीं लेना, हमने आरपीएफ वगैरह भी कुछ नहीं लेना। तो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस कितना था, 6,000 रुपये। तो पूरे साल की वैल्यू कितनी हो गई, 1,50,000। कितनी हो गई, 1,50,000। ये लीजिए, तो पूरे साल का आर एफ ए कितना टैक्सेबल, मतलब सैलरी कितनी टैक्सेबल हो जाएगी आर एफ के लिए, 1,50,000। अब क्या करना है, अब इनको 5 और 7 महीने के भागों में बांट देना है। तो 5 मंथ के लिए 10% कितनी हो जाएगी, ये लीजिए, मतलब 5 मंथ के लिए आपने 5 मंथ में बांटी। पहले नंबर पे पहले ध्यान देना, पहले 5 मंथ में बांटना है, मल्टीप्लाई बाय 5/12 कर दिया, और इधर कितना कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 7/12, मतलब जितनी वैल्यू आई है उसका 7/12 कर दिया। ठीक है, ये जो वैल्यू आई इसका 10% करना है आपने, इसका 10% करना है, और इसका 7.5% करना है आपने, नए रूल और पुराने रूल के हिसाब से। इसका कितना बन जाएगा, 6250, और इसका कितना बन जाएगा, ये लीजिए 6562 बन गया आपका। एक सेकेंड, आपका 87, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, 6562 यानी 6563 बन गया। क्या बन गया, 6563 बन गया। तो अब ये मान के चलो कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, चलो 6250 आ गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ 6250। चलो यहाँ पे चेंजेस आ रही हैं, चलो यहाँ देख लो, ये वाली दो चीज़ें आ गई आपकी। ये वाली दो चीज़ों का टोटल कितना बन गया आपका, ये टोटल बन रहा है 12,813। तो इतना आपका टैक्सेबल जो होगा, यानी इतनी आपकी आर एफ ए की वैल्यू जो है वो टैक्सेबल मानी जाएगी, यानी इतना आपका अनफर्निश्ड टैक्सेबल माना जाएगा। क्या माना जाएगा, परकेसेट वैल्यू मानी जाएगी। तो आर एफ ए की परकेसेट वैल्यू कितनी मानी गई है, 12,813 रुपये। आई होप आपको ये कैलकुलेशन अच्छे से क्लियर हो गई है, और मैंने बहुत आराम से ओवरव्यू देकर समझाया सारा का सारा नया, मतलब सारा का सारा परकेसेट दोबारा। ठीक है, तो अब ध्यान से कर लीजिएगा इस चीज़ को, और आई होप आपका क्वेश्चन डन हो गया सारा। तो बस अगर डन हो चुका है तो जल्दी से हम क्या निकालेंगे, ग्रॉस सैलरी निकालेंगे। ये लीजिए, तो ग्रॉस सैलरी आ गई हमारी। तो ग्रॉस सैलरी कितनी बन रही है, इस सब को टोटल कर देते हैं, इन सब चीज़ों को टोटल कर लेते हैं। तो ये लीजिए, तो एक सेकेंड जस्ट, ये लीजिए, तो आपका टोटल क्या बन जाएगा, ये आपका सभी का टोटल बन गया 3,30,543 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है जी, इतना जो आंसर आया आपका, इसमें आपने कुछ डिडक्शंस होती हैं सैलरी के अंदर आपको मिलती हैं अंडर सेक्शन 16। 3 तरह के डिडक्शंस होती हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है आपको, ठीक है जी, जिसमें फ्लैट कितने % दी जाती है सरकार की तरफ से, 50,000, वो माइनस होता ही होता है। लेकिन जो अगली डिडक्शंस है ना आपकी, एक मिलती है एंटरटेनमेंट अलाउंस की, किसको, गवर्नमेंट वाले केसेस में, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले केसेस के अंदर, और एक मिलती है प्रोफेशनल टैक्स अगर पे हुआ है। अब आपके माइंड में आएगा सर मिल जाएगी, नहीं, ध्यान दीजिएगा, नई रिजीम के अनुसार ये दोनों अलाउड नहीं है। नई रिजीम के अनुसार ये दोनों अलाउड नहीं है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही क्यों ना हो, ये अलाउड नहीं है। नई रिजीम में ये दोनों ही अलाउड नहीं मानी जाएंगी। तो बस एज यूजुअल आप क्या करोगे, अपनी जो सिंपल सी कैलकुलेशन है उसको कर लोगे, और आपका आंसर कितना आ गया, 2,80,543। तो दिस इज अ टैक्सेबल सैलरी इनकम इन फर्स्ट केस। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सैलरी कैलकुलेशन करते कैसे हैं। ठीक है जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं जी। तो अब देखिए आगे आपके सामने अब क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे अब हम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ इसमें, तो ध्यान से समझिएगा।
देखो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर आपने सेम वही नई रिजीम के अंदर सैलरी इनकम कैलकुलेट करनी है जैसे ऊपर कर आए हो, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, लेकिन कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो उसको समझिएगा। नेट सैलरी दे दी गई है आपको इन तीनों चीज़ों को माइनस करने के बाद, आफ्टर डिडक्शन द फॉलोइंग, मतलब इन तीनों चीज़ों को माइनस करने के बाद आपके माइंड में आएगा सर इतनी थोड़ी, अरे भाई नॉर्मल बताया गया है कि जो फाइनल सैलरी आई है ना आपकी, वो इन तीनों चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करके आई है। लेकिन जब भी सरकार कहती है कि सैलरी इनकम कैलकुलेट करनी है ना, तब हमें इन जितनी भी चीज़ें माइनस की गई हैं ना उसको आफ्टर बनाना है। मतलब इन सिंपल टर्म जितनी भी चीज़ें सैलरी में से डिडक्ट ऑलरेडी हो चुकी हैं ना, उसको पहले आपने आफ्टर में कन्वर्ट करना है और फिर दोबारा से क्वेश्चन सही करना है आपने। तो इन सिंपल टर्म जितनी भी चीज़ें लेस हो जाती हैं सैलरी में, सबसे पहले उसको ऐड करना सीखो, क्योंकि TDS का मतलब होता है सबसे पहले टैक्स सरकार नहीं लगाने देती पहले नंबर पे, और जितनी भी एडजस्टमेंट बाद में होनी चाहिए वो पहले अगर कर चुके हो तो सरकार इसको नहीं अलाउ करती। तो हमेशा सैलरी आफ्टर डिडक्शन नहीं बिफोर लेनी पड़ेगी आपको। मतलब इन सिंपल टर्म फाइनल मतलब माइनस करने से मतलब माइनस अगर आपने कर दिया है तो उसको ऐड बैक करके सही चीज़ें करो, फिर सैलरी का जो मीनिंग आएगा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन किया जाएगा। तो मैं करके बताता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, नेट सैलरी जितनी भी दी है ना आफ्टर डिडक्शन उसको बिफोर डिडक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो 1,50,000 दी है आपको, उसको बिफोर डिडक्शन बनाने के लिए ऐड कर दोगे TDS, ऐड कर दोगे किस चीज़ को, रेंट जो दिया था आपको रेजिडेंशियल हाउस का, ठीक है जी, और एक आपको दिया है ऐड करना है आपने ऑन कंट्रीब्यूशन जो RPF में, यानी एक एम्प्लॉयर ने जो अपना कंट्रीब्यूशन किया है RPF में वो भी माइनस हो जाए, वो भी ऐड बैक हो जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें ऐड बैक करनी है, ऊपर दी हुई हैं। 6,000 का ये दिया हुआ है, 4,000 का ये दिया हुआ है, और 20,000 का आपको ऑन कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो फाइनल इनकम आपकी कितनी बन गई ऐड कर ये देख लीजिए, ये तीन सभी इनकम आपकी बन गई 1,80,000 के आसपास। आई होप आपको पहली चीज़ समझ में आ गई होगी कि कोई भी सैलरी की टोटल अगर आपने सबसे पहले लेना है तो वो आफ्टर डिडक्शन नहीं बिफोर डिडक्शन लेना है। मींस कोई माइनस की हुई वैल्यू नहीं, मतलब सभी चीज़ें बिल्कुल स्टार्टिंग से होनी चाहिए। जो एडजस्ट बाद में होना है वो पहले नहीं करना आपने। ठीक है, प्रॉफिट बोनस का मतलब सिंपल बोनस ही है, तो बोनस ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद कितना बोनस दिया था हमें, 24,000 रुपये, वो हम ऐड कर देंगे। ये लीजिए ऊपर 24,000 रुपये आपको दिख जाएगा। ठीक है, एंटरटेनमेंट अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है, मैंने आपको बताया था, डीपोर्ट, स्विफ्ट डीपोर्ट, DEPOT, तो एंटरटेनमेंट अलाउंस उसमें आ जाएगा। ठीक है जी, एंटरटेनमेंट अलाउंस आपका कितना आ गया, 12,000 रुपये फुली टैक्सेबल हो जाएगा। और नई रिजीम के अंदर इसकी आपको क्या नहीं मिलने वाली, डिडक्शन भी फाइनली आपको नहीं मिलने वाली। ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बता दिया। सॉरी, फुली टैक्सेबल क्या है, फुली टैक्सेबल। ठीक है जी, उसके बाद है शी वेंट टू टूर फॉर द ऑफिशियल पर्पज एंड रिसीव ट्रैवलिंग अलाउंस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ट्रैवलिंग अलाउंस वैसे अप टू एक्सपेंडिचर जितना करोगे उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ये मैंने बताया था। लेकिन क्योंकि ये ऑफिशियल पर्पस है ना, तो अगर आप ट्रैवलिंग अलाउंस आपको कोई ऑफिशियल पर्पस के लिए मिलेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर ऑफिस पर्पस, अरे भाई ऑफिस के लिए ही जा रहे हो ना, तो ऑफिस का काम ही है। तो सरकार कहती है अगर एम्प्लॉयर अपने काम के लिए कोई काम करवा रहा है तो ऑफकोर्स वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्टेड। तो इसकी कोई वैल्यू बीच में नहीं लिखी जाएगी। उसके बाद अब फिफ्थ पॉइंट समझिएगा, शी वॉज इल एंड ट्रीटेड इन द प्राइवेट हॉस्पिटल। वो बीमार हो गई, उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, और उसके खर्चे किसने पे कर दिए होंगे, एम्प्लॉयर ने खर्चे पे कर दिए होंगे। भाई साहब बेनिफिट तो दे दिया ना एम्प्लॉयर ने, चाहे किसी भी चीज़ का दिया, तो बिल वगैरह सारे किसने पे किए हैं, एम्प्लॉयर ने पे किए हैं। तो इसका मतलब ये पर के सेट माना जाएगा। पर्क ऑफ मेडिकल बिल्स जो उसने पे किए, पेड बाय एम्प्लॉयर, बेशक रिम्बर्स हो गए हैं लेकिन फिर भी बेनिफिट तो बेनिफिट है, तो बेनिफिट इस चीज़ को माना जाएगा। तो ऑफकोर्स 12,000 रुपये जो आपको वहाँ पे दिख रहा होगा, क्योंकि ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट की बात होती तो यहाँ एग्जेम्प्ट हो जाता, पर क्योंकि ये प्राइवेट हॉस्पिटल है तो ये फुली टैक्सेबल माना जाएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल का केस पूरा टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है जी, उसके बाद आता है शी रिसीव्ड RFA। RFA वही मीन्स हो गया रेंट फ्री अकोमोडेशन। ठीक है, ये बाद में बात करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी किसने पे कर दिए, कंपनी ने पे कर दिए। तो भाई साहब पर के सेट मिल गया ना आपको। फिर से इतना मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड वाटर बिल्स किसने पे किए हैं, पेड बाय कंपनी। तो इसका मतलब ये आपके लिए क्या माना जाएगा, पर के सेट ही माना जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1,200 रुपये पर के सेट माना जाएगा,
फुली टैक्सेबल है, क्योंकि पूरा का पूरा बेनिफिट एम्प्लॉयर ने दे दिया तो पूरा का पूरा बेनिफिट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रीब्यूशन किया गया आरपीएफ में, ये मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आपको अच्छे से बता दिया कि कंट्रीब्यूशन पेड मतलब मेड बाय एम्प्लॉयर, तो आरपीएफ में किया है। अब जितना भी आरपीएफ में किया है उसने 24,000 रुपये, उसमें से कितना डिसअलाउ हो जाए, कितना आपका एग्जेम्पशन मिल जाएगी आपको, ये मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, 12% ऑफ बेसिक सैलरी, सॉरी 12% ऑफ सैलरी। अब मुझे ये बताओ, सैलरी के डेफिनेशन में हमने बात करी थी सर बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस, रिटायरमेंट वाला, परसेंटेज कमीशन, और इसमें तो सिर्फ क्या है, सैलरी। अब आपके माइंड में आएगा कि सर अगर सैलरी लिख लेते हैं सपोज यहाँ पे, तो पॉइंट इज कि कौन सी सैलरी लिखेंगे, किस सैलरी का करेंगे हम यहाँ पे। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, जनरली जो सैलरी लेनी है ना वो आफ्टर डिडक्शन, सॉरी बिफोर डिडक्शन वाली लेनी है, जो आपकी फाइनल फिगर आई है उसी का। तो 1,80,000 का आप क्या करोगे, यहाँ पे 12% ले लोगे, और जितना रिमेनिंग बच जाएगा दोनों का बैलेंस वो टैक्सेबल माना जाएगा। आई होप आपको ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब उसके बाद अगला परक्विजिट है कि उसको कोई लोन चाहिए था और लोन का इंटरेस्ट उसने पे किया 12,000 रुपये, ठीक है, और 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बोला गया था। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन अगर मिलता है ना किसको, एम्प्लॉय को, और वो कौन देता है, बाय एम्प्लॉयर, तो 20,000 तक ये एग्जेम्प्ट है, अप टू 20,000 क्या है, एग्जेम्प्ट, ठीक है जी। तो 20,000 पूरे साल का क्या है, एग्जेम्प्ट है, तो इसका मतलब ये क्या माना जाएगा, एग्जेम्प्टेड माना जाएगा। उसके बाद इसको कुछ एक छोटी कार भी दी गई है 1.2 लीटर की, तो अभी इसकी कैलकुलेशन पीछे कर आए हैं सर कि कार पर उसको मिलेगा 1.2 लीटर कैपेसिटी की कार है। अब यहाँ पे दोनों पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हुई, एम्प्लॉयर ने दी है, एम्प्लॉयर के ही सारे खर्चे हैं, तो सेम वही क्वेश्चन जो पीछे ऊपर किया, 1800 पर मंथ मिल जाएगा। ऊपर 11 महीने के लिए यूज़ हुई थी, इसमें पूरे 12 महीने के लिए यूज़ की गई है। तो 1800 पर मंथ इज मल्टीप्लाइड बाय 12, यानी 21,600 आपका फुली टैक्सेबल यहाँ पे हो जाएगा। अब बचा क्या, अब बचा है सर RFA। क्या बचा, RFA की कैलकुलेशन, यानी रेंट फ्री अकोमोडेशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे रेंट फ्री अकोमोडेशन दे तो दिया आपको, पर माइंड में ये है अनफर्निश्ड है कि फर्निश्ड है। अरे भाई अनफर्निश्ड ही मान के चलो, जब तक फर्नीचर दिया ही नहीं इसमें तो, राइट। तो वर्किंग नोट में इसका आंसर लिया जाएगा। तो वर्किंग नोट मैंने पीछे भी जब करवाया बिल्कुल सेम, क्योंकि पॉपुलेशन ज़रा पॉपुलेशन देखो, इसमें भी कितनी बोली गई है, 20 लाख और 35 लाख। सेम पिछले क्वेश्चन वाला केस है, तो वही ऐसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में किया वैसे ही इसमें किया जाएगा। एक बार चेक कर लो, सबसे पहले क्या लेना है, बेसिक सैलरी, जो कि कितनी बनी थी, 1,80,000 बनी थी, ठीक है जी। सबसे पहले क्या लिया जाएगा, बेसिक सैलरी जो कितनी बनी थी, 1,80,000 बनी थी, ठीक है। और उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन में डेयरनेस अलाउंस रिटायरमेंट में तो था ही नहीं, कमीशन भी था नहीं, लेकिन बोनस तो था ना, कितना, 24,000 रुपये। तो ले लीजिए ज़रा सर, बोनस ले लिया हमने पूरे 12 महीने का 24,000। उसके बाद टैक्सेबल अलाउंसेस में कौन सा था, एंटरटेनमेंट अलाउंस, याद आ रहा है, यस सर 12,000 रुपये वो भी दिया हुआ था, तो फुली टैक्सेबल वो भी आ गया बीच में। तो ये लीजिए, सारी की सारी अमाउंट जब ऐड हो जाएगी तो उसको फाइनल फिगर में डाल देंगे, तो कितनी बन गई, 2,16,000 रुपये। तो 2,16,000 को हम 5 महीने और 7 महीने में बांट देंगे, ठीक है जी। 5 महीने में जब हम इसको बांटेंगे तो क्या बनेगा, 5/12 करके देख लीजिएगा, 5/12 तो कितना बन गया, 90,000। सिमिलरली 7/12 करके देखो इस चीज़ का, तो इसका बन जाएगा ये वाला, ठीक है, 1,26,000। तो अब इसका कितने % रेट लगाना है, इसका 10% लगाना है, ठीक है जी, और इसका कितने लगाना है, 7.5%। तो ये लीजिए, इसका फाइनल फिगर बना लेते हैं। इसका 10% बना लिया हमने, तो ये बन जाएगा, इसका 7.5% जब हमने बनाया तो ये बन गया इतना। तो फाइनल फिगर क्या बन गई, 9,000 प्लस 9,450, तो 18,450 आपकी रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू आ गई, जिसको हम यहाँ पे डाल देंगे 18,450। तो लेकिन एक मिनट रुको, यहाँ पे डालने से पहले एक मुझे याद आई चीज़, क्योंकि आपने यहाँ पे देखो क्या लिखा था, रेंट ऑफ रेजिडेंशियल हाउस। तो भाई साहब इसका मतलब ये नहीं कि ये ऐड बैक हो गए तो इसको छोड़ देना है, टैक्स की कैलकुलेशन नहीं होती।
मेरे कहने का मतलब है टैक्स की कैलकुलेशन बेशक नहीं होती, लेकिन रेंट जो पे मतलब जो एम्प्लॉई ने पे कर दिया वापस, वो तो एडजस्टमेंट तो करनी है ना उसकी। मीन्स टू से दैट कि मेरे कहने का मतलब है, देखो पॉइंट पता क्या है, एक चीज़ ध्यान से सुनना मेरी यहाँ पे, कि आपका रेंट इतना आया, ठीक है, आपका टोटल इतना बना, लेकिन इसमें ना लेस करा जाएगा वो रेंट जो एम्प्लॉई ने वापस कर दिया। रेंट पेड बाय एम्प्लॉई, यानी जो एम्प्लॉई द्वारा पे किया गया है वो थोड़ी बेनिफिट होता है हमारा। तो उसने पे करा था 4,000 रुपये, तो जो उसने खुद पे कर दिया वो हमारा बेनिफिट नहीं है, तो इसलिए जो एक्चुअल फिगर आएगी वो ये आएगी। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया, ठीक है। तो 14,450 रुपये आएंगे, ना कि 18,450, ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। तो बस आपकी फाइनल फिगर अब बन गई। तो ग्रॉस सैलरी आप ले लीजिए कितनी बनती है। तो ग्रॉस सैलरी इन सभी को ऐड करके आपकी बन जाएगी एंड यू विल गेट द ग्रॉस सैलरी 2,67,650। एंड इसमें अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलने वाली है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने वाली है, और कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि एंटरटेनमेंट लॉस क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भी नई रिजीम का ही पार्ट है। तो बस देखिएगा ज़रा फाइनल फिगर क्या बन गई, 2,17,650, जो कि आपकी टैक्सेबल सैलरी इनकम मानी जाएगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर सैलरी इनकम कैलकुलेशन।